कि आजकल एजुकेशन कहीं ना कहीं बिजनेस बनता जा रहा है। इट फीड्स ऑन दी फियर साइकोसिस। अगर कोई बंदा घर में ही पढ़ रहा है ना कहीं उसके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल हो जाता है कि यार वो बंदा कोचिंग जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, शायद मैं केपेबल नहीं बन पाऊंगा। अब अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो अब ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है, जो सेलेक्ट हो गए उनको देख के लोगों को लगता है कि शायद मेरे में ही कमी है। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये मेंटालिटी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है। सर आप यकीन नहीं करेंगे और कई लोगों को शायद भरोसा नहीं करेंगे कि लोग होम ट्यूशन पढ़ा के महीने के 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं। बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ला रही है। अब अगर उसकी तरफ रेयरली आप ध्यान जाते हुए देखोगे, कहीं ना कहीं ये रीज़न भी है कि सोशल आइडेंटिटी जो है वो आपको सरकारी नौकरी देती है। हाँ, चाहे वो क्लास 4 की क्यों ना हो। यहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर में आप लाख रुपए कमा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्लास 4 आप गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी रिस्पेक्ट है। तो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस वर्मा और आज हमारे साथ हैं विंग्स एक उड़ान के डायरेक्टर एंड को फाउंडर मिस्टर शोएब फरीद। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे कि हमको पता ही है कि आजकल एजुकेशन कहीं ना कहीं बिजनेस बनता जा रहा है, तो इसको इतना क्यों हो गया कि एजुकेशन का ग्रेड बोलते हैं नीचे होते जा रहा है, कि बिजनेस क्यों बन रहा है ये सब कुछ? देखिए, एज फार एज दी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर कंसर्न, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस या गुड जब भी आप बात करते हैं, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो गुड हो, चाहे वो सर्विस हो, एजुकेशन सर्विसेज है, तो वहाँ पर जहाँ पर प्रॉफिट मोटिव आता है वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर एंटर कर ही जाता है। और जहाँ तक बात की जाए एजुकेशन की, एजुकेशन में अगर आप देखेंगे जो एक बिजनेस बन चुका है, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो 11th-12th के बाद नीट और JEE के एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद लोकल एग्ज़ाम्स या फिर IAS KAS के एग्ज़ाम हो। तो कहीं ना कहीं एक रेस लगी हुई है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड टेक स्टार्टअप्स स्प्रंग अप हो गए हैं कि हम बेटर सर्विसेज दे पाएँ। उसके लिए दे आर हायरिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर पीपल, एंड ऑब्वियसली उसका इफेक्ट प्रोडक्ट की प्राइस पे भी पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस भी रेज हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली एजुकेशन एक बहुत ही पायस सर्विस है जो एक हमारे कल्चर में ऋषि मुनि देते आए थे। अब कहीं ना कहीं जाके ये कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर कर गया है। इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ प्रॉफिट। हाउएवर मैं मानता हूँ कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करता है, जहाँ पर प्राइस बढ़ता है बट क्वालिटी भी बढ़ती है, एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि ये कंप्लीटली बिजनेस भी ना बने और कंप्लीटली चैरिटी भी ना बने। हाँ, काइंड ऑफ बैलेंस बना रहे कहीं ना कहीं जी। तो जैसे आपने बात की बैलेंस बना रहे, मोस्टली देखा गया है बिफोर कोरोना एडटेक का इतना नहीं था चाल चलन। जी बिल्कुल। आफ्टर कोरोना जैसे आपका भी एडटेक ही है। जी बिल्कुल। तो एडटेक में क्या वैसी पढ़ाई हो पाती है, स्टडी हो पाती है कि जैसे नॉर्मल क्लासेस में रहती हैं, या कहीं ना कहीं डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है? कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन रेप्लिकेट कर पाए पूरा वही चीज़ जो ऑफलाइन एजुकेशन रेप्लिकेट कर पाए, वो पॉसिबल नहीं है एज फार एज इट इज़ कंसर्न, और वो कोरोना के बाद प्रूव भी हुआ। कोरोना टाइम में कोई चॉइस नहीं थी, ऑफलाइन सेंटर्स बंद थे, तो बहुत सारे लोगों की डिमांड बढ़ गई कि हम ऑनलाइन ही पढ़ लें, टाइम का सही इस्तेमाल करें। उस टाइम पे ऑनलाइन बूम आया और अभी भी उसके इफेक्ट्स हैं। ऑनलाइन अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत आदत पड़ी है, बट कंप्लीटली क्लासरूम प्रोग्राम को रेप्लिकेट करना ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन एक एक्टिव इंटरेक्शन है फैकल्टी मेंबर, एजुकेटर और स्टूडेंट की, लगातार आमने सामने बात है, जेस्चर्स हैं और फिर सामने की इंटरेक्शन है, रेगुलर कांटेक्ट है, और ऑनलाइन में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। आप लाइव क्लासेस की भी बात करें, उसमें भी इतनी प्रोफेशनलिज्म और उतना क्वालिटी नहीं आ पाती जितना मतलब ऑफलाइन में आ पाती है। उस ऑनलाइन को रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल है। वो अलग बात है कि कुछ VR वर्चुअल रियलिटी और AI को इस्तेमाल करते हुए लोग VR हेडसेट पहन के ऐसा फील करें कि वो एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी भी है, बट स्टिल पीपल स्टिल फील अ पर्सनल कॉन्टैक्ट इज बेटर देन ऑनलाइन। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, क्या स्टडी में भी उतना ही डिफरेंस होता है? जहाँ तक बात की जाए क्वालिटी ऑफ टीचिंग की, वो तो सेम ही है, जो टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है वही ऑफलाइन भी पढ़ा रहा है, बट एक पर्सनल लेवल पे अगर मैं एज अ फैकल्टी मेंबर बात करूँ, अगर मैं क्लास में बैठा होता हूँ तो मैं लोगों की शक्लें देख रहा होता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उनके दिमाग में आ रही है बात समझ में कि नहीं, उनके जेस्चर्स को देख रहा होता हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं अपने लेक्चर्स को और ज़रा डिटेल में जाता हूँ या और कम कर लेता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि हाउ स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग। वो फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑनलाइन बहुत कम हो पाता है। और एक घर से निकल कर किसी काम के लिए निकलना, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट निकल रहा है और जा रहा है कोचिंग के लिए, उसको पता है मेरा एक शेड्यूल है, फलाने टाइम पे क्लास है, फलाने दिन टेस्ट है, तो एक आपका एक शेड्यूल बन जाता है, आपका एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है, जो ऑनलाइन में नहीं बन पाता। ऑनलाइन में तो आपको पता है कि रिकॉर्डेड पढ़ा है, आज सुबह देख लूँ, कल रात में देख लूँ, 2 दिन बाद देख लूँ, तो वो एक
एक और ऊपर से एक इकोसिस्टम रेप्लिकेट होता है। मेरी नज़र में आप शायद टीचर से कम सीखें कंपेयर टू उस इकोसिस्टम में बैठ के जिसमें आसपास 10 लोग आपके साथ पढ़ रहे हो। एक्टिव इंटरेक्शन करिए, यार तुझे समझ में आया क्या, या फिर दूसरा बंदा आपसे बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो ये जरूर सोचता है कि यार ये क्या अलग सोच रहा है जो मैं नहीं सोच पा रहा। इट इज़ मोर अबाउट द इकोसिस्टम यू आर इन। और आप ऑनलाइन में सेक्लूडेड होते हैं, अलग अपने घर के कंफर्ट जोन में आराम से रजाई में लेट के पढ़ रहे हैं, और आप इंस्टीट्यूशन में एक डेस्क पे बैठ के एक्टिवली पेन कॉपी पकड़ के आसपास देखते हुए पढ़ रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है डेफिनेटली। हाउएवर जो लोग फार फ्लंग एरियाज में हैं, जो लोग एफर्ड नहीं कर पाते ऑफलाइन आना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस है कि उनको ऑनलाइन ही वो चीज़ मिल जाती है। वही है ना, कहीं ना कहीं ये आपने कहा अफोर्ड नहीं कर पाते, बट यही लोग हैं अफोर्ड, कुछ जिनका नेट कनेक्शन भी नहीं होता, एग्जैक्टली तो उनके लिए भी मुश्किल हो ही जाता है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। और स्मार्टफोन्स का भी इशू है कि कई लोगों के पास स्मार्टफोन, कोविड में हमने बहुत से ऑप्शन ऐसे देखे कि लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वो एक इशू भी है। हालांकि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में वो ये इंस्टेंसेस कम है, बट स्टिल जम्मू आके फिर पीजी करना, पैसे खर्चना, उसके बाद कोचिंग फी प्रोवाइड करना, उसके बाद हर रोज ट्रैवल करना, वो कॉस्ट करना, ये भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो ऑफलाइन में आ जाते हैं, जो ऑनलाइन में। मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में थोड़ा और मुश्किल है एडटेक का, क्योंकि जैसे कि जम्मू कश्मीर के पहले हालात रहते थे, बिल्कुल नेट बंद रहता था, उसके वजह से ऑफलाइन का तो बहुत ही मुश्किल रहता था ना। जी जी। तो वही है, उधर से उसको कोऑप करना, कैसे आप पढ़ पाओगे कैसे नहीं पढ़ पाओगे, तो कहीं आपकी फैकल्टी को भी ये कहीं फेस करना पड़ता था ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ कि आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम बदरवा इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो 12th क्लास तक मैं वहीं से पढ़ा हूँ। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेट, और जो हमारे लैब्स में इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर तक नहीं हुआ करते थे, सिंपली लाइब्रेरी थी और वही किताबें थी। तो मैं एक कोट है जो मैं बड़ा पसंद करता हूँ आज का टाइम, वो है दैट वी आर ड्राउनिंग इन इन्फॉर्मेशन एंड क्रेविंग फॉर विजडम। आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पड़ी है, बुक्स की फॉर्म में, इंटरनेट की फॉर्म में, बाकी चीज़ों की फॉर्म में, बट कोई बंदा आपको समझा पाए कि इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से विजडम की तरफ ले जाओ। जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट, रेत, मिट्टी और ईंट से बिल्डिंग खड़ी होती है, बट कितना किस रेशियो में डालना है, सीमेंट करने के बाद कितना वेट करना है, फिर पानी डालना है, ये विजडम है। सिमिलरली अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि अगर मैं साइंस पढ़ लूँ, अगर मैं मैथ्स पढ़ लूँ, तो कल को मेरी इंजीनियरिंग में काम आएगी, बट एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, और कितने टाइम तक आपके पास अटेम्प्ट अवेलेबल है, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, क्या आपकी एज लिमिट है, ये सब पता करना ज़रूरी था एक ऐसे एरियाज़ में जिन एरियाज़ में एक्सपोजर नहीं है मेट्रो सिटीज़ का। तो इंटरनेट ने वो एक्सपोजर गाँव तक भी ले आए हैं वो लोग, तो ये एक फ़ायदा है ऑनलाइन का। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं एडटेक स्टार्टअप के। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। जी बिल्कुल जी। आजकल एक चीज़ देखी जा रही है, डिप्रेशन। खासकर पहले तो होता है कि बड़े बुजुर्गों में होता था ये सब बातें, हम ये अकेलेपन है, आजकल यूथ में वो ज़्यादा आ रहा है। बिल्कुल। यूथ में बात करूँ, जैसे बंदा कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया उसने, किसी टाइम नहीं हो पाया क्लियर उससे, कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि चलो आपने इसको एग्ज़ाम दिया, सब कुछ किया, वो नहीं, आपके इंस्टीट्यूट नहीं हो पाया क्लियर, वो उसकी कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जाए। बिल्कुल होनी चाहिए, इनफैक्ट मेंटल काउंसलिंग कह सकेगा। जहाँ तक ये कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग और मेंटोरशिप का ये जो ट्रेंड बना हुआ है, कोचिंग सेंटर, हाँ, जो ट्रेंड बना हुआ है कि वो ऐसा है कि इट फीड्स ऑन द फियर साइकोसिस, कि ये नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हमारे जैसे नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। इट हैज़ क्रिएटेड अ फियर साइकोसिस अमंग स्टूडेंट्स कि यार अगर कोई बंदा घर में ही पढ़ रहा है ना, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये साइकोलॉजिकल हो जाता है कि यार वो बंदा कोचिंग जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, शायद मैं केपेबल नहीं बन पाऊंगा। और चलो ये भी ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर आप दिल्ली से टीचर ला रहे हैं या ऐसे टीचर हायर कर रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो आपको आपका जर्नी बहुत आसान कर देंगे, अगर आपको कुछ पैसे खर्चने के बाद आपकी जर्नी आसान होती है और आप लर्न करते हैं कोई चीज़ को जो खुद से नहीं कर पाते, तो दैट मनी इज़ वर्थ इट। हाउएवर अगर आप ये चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक डेटा बायस है, 1200 JKPSI की पोस्ट थी अभी लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट हुई, उस 1200 पोस्ट के लिए 2 लाख लोगों ने तकरीबन अप्लाई किया था। अभी 900 पोस्ट थी VLW के लिए, उसके लिए तकरीबन 1,95,000 लोगों ने अप्लाई किया था। हर किसी को लग रहा है कि मेरा भी होगा। और यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सोसाइटी का वो जो इंटरफेरेंस ज़रूरी है, इन द सेंस कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेटा मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो सकता है आपका नहीं हो। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड। कितना भी कोशिश कर लो, हर बंदा बराबर मेहनत कर ले, तब भी तो सिर्फ 1200 ही होंगे। सही बात है। अब अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो अब ओवर ग्लोरीफाई किया जाता है
जो सेलेक्ट हो गए, उनको देख के लोगों को लगता है कि शायद मेरे में ही कमी है, और जो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही है उसके रिलेटेड फिर डिप्रेशन आ जाता है कि यार मैंने भी कोशिश की, मैंने इससे ज़्यादा पढ़ा लेकिन इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं सोसाइटी भी वो करती है कि यार शायद यही कम कैपेबल होगा, उसने कर दिया, तू क्यों नहीं कर पाया। तो मैं अक्सर अपने चैनल की वीडियोस में ये बात बार बार बताता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ना कि सरकारी नौकरी। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहे आपके अपने एंटरप्रेन्योरशिप से आए, चाहे आपके ग्रेजुएशन से आए, चाहे एज स्मॉल एज जेस्चर लाइक इट्स आप आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के ले लो, इट इज एज गुड एज एनीथिंग। सर आप यकीन नहीं करेंगे और कई लोगों को शायद भरोसा नहीं करेंगे कि लोग होम ट्यूशन पढ़ा के महीने के 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं। हाँ, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यार होम ट्यूशन पढ़ाने को लोग समझते हैं शायद ये करियर में बेचारा डाउन हो गया। सही बात है। जम्मू की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोला कि दिल्ली में आप 1.5-2 लाख कमाएंगे। होम ट्यूशन पढ़ा के 10 घरों में जाके 1 लाख से 1.5 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं। तो अब अगर आप सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल आपका प्राइम ऑफ द यूथ निकल गया, उसके बाद 30 साल की एज में आप बैठ के सोच रहे हैं कि अब तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो अब मैं क्या करूं। इट इज टू लेट देन। साइकोलॉजिकली भी आपको लग रहा है कि पता नहीं कर पाऊंगा। हालांकि 30 साल के बाद भी आपके पास बड़े वेन्यूज हैं, बट साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है कि यार गवर्नमेंट जॉब का मैं अब एलिजिबल नहीं रहा, अब क्या करूं लाइफ के साथ। वो चीज़ आपको मुझे लगता है 25-26 साल की उम्र से सोचना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मैं सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ, पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये मेरा बैकअप ऑप्शन है कि मैं इस जगह काम कर लूंगा, मैं पढ़ा लूंगा, या मैं अपना बिजनेस खोल लूंगा, या मैं एंटरप्रेन्योर कर लूंगा, या मैं PhD कर लूंगा, या मैं हायर स्टडीज के लिए चला जाऊंगा। या फिर गवर्नमेंट की आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स ला रही है, चाहे वो स्परिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम है, चाहे वो मिशन यूथ है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ से आ रहा है, बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए ला रही है। हाउएवर उसकी तरफ रेयरली आप ध्यान जाते हुए देखोगे। आप किसी स्टूडेंट से पूछ लोगे ना, बता हिस्ट्री में फलाने डेट को क्या हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसको A to Z सब पता होगा, लेकिन उसको पूछेंगे कि अगर आज की डेट पे आपके स्किल सेट के हिसाब से कोई एक स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करना चाहते हो तो कौन सा सेक्टर होगा, तो ही और शी विल हैव नो क्लू एट ऑल, सोचा ही नहीं कभी। कहीं ना कहीं ये रीजन भी है कि सोशल आइडेंटिटी जो है वो आपको सरकारी नौकरी देती है, हाँ, चाहे वो क्लास 4 की क्यों ना हो। यहाँ से आप प्राइवेट सेक्टर में आप लाख रुपए कमा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन क्लास 4 आप गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी रिस्पेक्ट है। उस सोशल आइडेंटिटी को पाने के लिए लोग एक बहुत अच्छे करियर, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप करियर हो सकता था, जो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है, उसको खो देते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आई थिंक ये मेंटालिटी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो तो बनो, अगर नहीं हुआ क्वालिफाई, फिर 12वीं के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी, चाहे वो IAS KS हो, चाहे वो SSC GD हो, चाहे वो JKSSB हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, डेफिनेटली आप ट्राई करो। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना, आपको बहुत नॉलेज मिलता है, बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं, आप बहुत मैच्योर बन जाते हो। ट्राई डेफिनेटली करो, लेकिन जिंदगी का मकसद ही सिर्फ वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मेन वही चीज़ है ना, लोग समझते हैं इंजीनियरिंग या डॉक्टर, दैट्स इट, उसके आगे कोई दुनिया ही नहीं है। मैं देखता हूँ आर्ट्स की तो आर्ट्स की तो कोई कदर नहीं रही है ना आज के ज़माने में। आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, कि कॉमर्स का पता है CA कितने बड़े करते हैं, लोगों को नहीं पता अभी भी इन चीज़ों का। चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या, आप कई लोगों से उनको पता ही नहीं होगा। फिर कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है ये भी पता नहीं होगा। और CA जितना कमाते हैं उतना शायद ही कोई डॉक्टर इंजीनियर का भी कमा पाएगा। हाउएवर एज अ करियर ऑप्शन कोई देख ही नहीं रहा। और जैसा कि आपने बताया, लोगों को पता ही नहीं है क्या, और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो करना क्या पड़ता है। वही तो बात है आजकल, जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, नहीं पता इस चीज़ का, लोगों को पता ही नहीं है कॉमर्स के बाद आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, कैसे कैसे अचीव कर सकते हो। और जैसे स्कूल्स की तो बात रही, कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का भी रोल रहता है कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल, बच्चे को डिप्रेशन स्टेट से निकालना, उसको सही पाथ पे ले जाना, क्योंकि बच्चे पता है कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाते हैं इस चीज़ में। मैंने देख कितने सुसाइड के केसेस आते हैं इस चीज़। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कितना रोल है इस चीज़ में, एज वेल एज किसी इंस्टीट्यूट का जहाँ पे वो पढ़ रहा है उसका कितना रोल है। पेरेंट्स को मैं कहूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है वो एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते थे जब सरकारी नौकरी बड़ी ठाट बाट की हुआ करती थी, बड़ी आराम की हुआ करती थी, 10 to 4। अब आज की डेट में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कितना जो है स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जा रहा है। पेंशन बंद हो गई है, पेंशन खत्म हो चुकी है, एग्जैक्ट, NPS वगैरह आया हुआ है, वो तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। उसके बाद अब 10 to 4 जॉब नहीं है, और ना ही सिर्फ मतलब ना ये आप एक्सपीरियंस बेस्ड है, अब आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे आपके इंसेंटिव्स वगैरह डिसाइड किए जा रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर पहले नहीं था, तो आप रेयरली कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब ढूंढ पाते थे। सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं था इतना, एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मेंटालिटी वही है कि जो उनके टाइम पे जॉब्स हुआ करती थी कि उसी की तरफ हमारे बच्चे भी जाएं। हाउएवर आज की डेट में हमारी जनरेशन को समझना ज़रूरी है
कि अपने पेरेंट्स को समझा पाएँ कि ठीक है, हम आपकी उस पर करेंगे कोशिश गवर्नमेंट जॉब की, बट प्लीज़ ये मत सोचें कि अगर हमारा सरकारी नौकरी नहीं निकलती तो हमारी वर्थ नहीं है। मैं एक बड़ा कॉमन कोड यूज़ करता हूँ अपनी क्लासेस में, दैट इज़ एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ। 2 घंटे का एग्जाम है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करोगे, उसी से आपकी पूरी वर्थ डिसाइड होगी लाइफ की। VLW का भी एग्जाम हुआ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जिनने बहुत मेहनत की थी उनका स्कोर अच्छा नहीं बन पाया। JKPSI में जिनका स्कोर अच्छा बन पाया, कई लोग ऐसे थे जिनका फिजिकल टेस्ट 1 सेकंड रेस में कम होने की वजह से रह गया, किसी की हाइट 1 इंच कम रह गई, किसी का माइक्रो सेकंड की वजह से रह गया। ये तो किस्मत है ना, इसमें आप आपने अपना बेस्ट दे दिया, किस्मत को तो आप बदल नहीं सकते ना। वहां उस सिचुएशन पे ये मेंटालिटी अगर घर वालों ने दी होगी, बेटा ट्राई कर ले, अगर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई ट्रस्ट कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर ही लोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्किल, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव ऑन यू कि अगर एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू वर्क हार्ड and understand the market in which you are living and understand the kind of jobs that are being created, you will be easily able to attain financial independence. That is the main target. बट वही है ना, इंडियन पेरेंट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं अभी कहीं कोट पढ़ रहा था, इंडियन क्रिकेटर है KL राहुल, वो किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि मेरी मदर अभी भी मुझे बोलते हैं, यार तेरा गवर्नमेंट जॉब पे तो क्यों नहीं किया तूने। Exactly. बीइंग वो भी करोड़ में कमा रहे हैं। मैंने भी सुना था ये चीज। हाँ, और पर वही लोगों को पता नहीं है, ये जो KL राहुल तो एजुकेटेड है, सचिन तेंदुलकर की बात करें, वो 10th की उन्होंने, 10th ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपना स्किल समझा। कहीं ना कहीं हमको स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, और मैं कहूँ आपको कि आर्टिकल 370 के बाद आई बिलीव थिंग्स हैव गॉन ऑन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कि उसके बाद गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन नॉट जस्ट इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ पीपल बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम विद एक्सेस टू क्रेडिट, ताकि वो अपने वेंचर के लिए कुछ ना कुछ खरीद सके, ला सके। अभी एक स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें मैंने वो जो काउंसलिंग सेशन था मैंने अटेंड किया, और वहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रखे थे। 20-30 केस के रिलेटेड फाइनलाइज हुए थे, मेरा भी उसमें एक केस था। तो मैं सबसे बात कर रहा था, अलग अलग लोग थे, किसी का फोटोग्राफी में था, वो ड्रोन लेना चाहता था और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता था, किसी का कुछ था, किसी का एग्रीकल्चर के रिलेटेड था, किसी का मिल्क प्रोसेसिंग के रिलेटेड था, बहुत ही सब यूनिक थे। फिर मैं एक ऐसी लेडी से मिला जो मैरिड थी, जिनका बहुत सिंपल आइडिया था बिजनेस का, बहुत ही सिंपल, एंड शी वॉज अर्निंग 50,000 पर मंथ बाय वर्किंग जस्ट 2 hours पर डे, एंड नाउ शी वॉज गोइंग टू यूज अनदर फंड टू अर्न 1 lakh पर मंथ। आप बिजनेस आइडिया समझिए। उन्होंने बोला कि मैंने 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया और सिटी स्कैन की मशीन डाली, और उसको मैंने GMC के सामने एक दुकान ले ली। वहां पर डॉक्टर आता है, वो बैठता है, मशीन यूज करता है, रिपोर्ट क्रिएट करता है और बात खत्म। अब उस चीज को कटा के डॉक्टर को पे करके और सैलरी देके उनको महीने का 50,000 बच रहा था। और वो कहते हैं कि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मैं सिर्फ 1-2 घंटे नजर मारने जाती हूँ। और अब वो स्परिंग एंटरप्रेन्योर स्कीम्स के अंडर 20 लाख की एक और मशीन लेने आए थे, और क्योंकि उनका एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल वेंचर था, उनको इजीली वो लोन मिल गया। नाउ दैट लेडी इज अर्निंग 1 lakh पर मंथ बाय जस्ट वर्किंग 2 hours पर डे। ये कभी सोचेगा कोई, मैं आप हम लोग सोचेंगे कि यार बड़े होके हम ऐसी सिटी स्कैन की मशीन डालेंगे? शी अंडरस्टूड द मार्केट, शी अंडरस्टूड कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू, शी जस्ट नीडेड द मनी व्हिच गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग, सब्सिडाइज्ड लोन। सो ऐसी जगहों पर जाने की भी जरूरत है, जहां आप कोचिंग में जा रहे हैं, जहां आप ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, वहां पर ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड जो भी हो रहा है उसको भी समझें, उनको भी मिले। अब आप सैलून ही देख लें, सैलून बिजनेस जम्मू में 3-4 बड़े बड़े नाम हैं, जो कुछ तो नेशनल चेन्स हैं, बट एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो लोकल एंटरप्रेन्योर है जिसने अपने नाम से सब कुछ क्रिएट किया, दैट इज सना चौहान। जरूर सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, शी इज लाइक 27-28-year-old गर्ल who has created an empire out of as simple an idea as a salon, and I think उनका टर्नओवर मुझे लगता है एटलीस्ट 50 लाख 60 लाख होगा साल का। तो वो 27-20 एज में ऑलरेडी शी इज लाइक अर्निंग एंड क्रिएटिंग रेवेन्यू ऑफ 50 लाख, और उसी सेम एज में हम अपने प्राइम ऑफ द यूथ, एनर्जी, पैशन, फायर सब खत्म कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। अगेन आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट इट इज रॉन्ग, आई एम पॉइंटिंग आउट कि इट्स देयर शुड बी अ स्ट्रेटजी टू एग्जिट द साइकिल। आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे अब अपना एफर्ट देके छोड़ना और निकलना है। और सिर्फ एक, अगर आप प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब या एक पर्टिकुलर करियर के पीछे मत पड़े, 3-4 ऑप्शंस ओपन रखें, जहां पर आप अलग अलग जगह पर, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। वही है ना, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो, करो काम, जितनी मेहनत होती है कर, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, बट अगर नहीं हो रहा कुछ और, यू नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट।
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वही जैसे आपने बात की सना चौहान, बहुत है जम्मू में लाइक स्किल्स की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस रैट रेस को कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। कहीं ना कहीं कैसे इस चीज़ से हम बच सकते हैं। यही बात है सर कि जब जब हमारी जनरेशन के कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सक्सेस अचीव कर लेंगे, वो एक एग्जांपल सेट करेगा कमिंग जनरेशन के लिए कि ये भी एक रेस्पेक्टेबल करियर ऑप्शन हो सकता है। तो हमें ही कोशिश करनी है। मैं अपने हमारे प्रीवियस जनरेशन को ब्लेम नहीं करता। नहीं, देयर हमारे इज parents जनरेशन गैप। जनरेशन गैप है, वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, उनके हिसाब से वही दुनिया है। हमारी नई जनरेशन है, हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने मैं क्लास में बोलता हूं कि योर रेस्पेक्ट योर सोशल आइडेंटिटी डिपेंड्स अपॉन व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। आप सरकारी अगर अफसर हो तो ठीक, आप इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हो, पैसा उतना नहीं लेके आ रहे, बट इन्फ्लुएंस लेके आ रहे हो, आपकी इज्जत है, सोशल आइडेंटिटी बन गई है आपकी, तो आपको घर वाले बोलेंगे चलो ठीक है चल रहा है काम। लेकिन अगर आप वो नहीं ला सकते तो ब्रिंग मनी टू द टेबल। और पैसा कमाना इंडिया जैसी कंट्री में जो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और इस टाइम पे जिस टाइम पे इंडिया इज द थर्ड नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योरशिप में, तीसरे नंबर पे, पहले पे यूएसए, सेकंड पे चाइना, तीसरे पे इंडिया। जो इकोसिस्टम है, जो सरकारी स्कीम्स है, जिस किस्म की इकोनॉमी है हमारी, इट्स द बेस्ट टाइम वी आर लिविंग इन। आई बिलीव जो भी यंगस्टर्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एज एन ऑप्शन देखना चाहते हैं, इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। हाउएवर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि आपके पेरेंट्स भी गलत नहीं बोल रहे। आपको अगर लग रहा है कि आपको कुछ टाइम गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन में निकालना चाहिए, निकालिए, बट ये जरूर जानिए कि निकलना कब है साइकिल से बाहर। मैं इस साइकिल को विशियस साइकिल बोलता हूँ। दिया, नहीं हुआ, फिर अगले साल वेट किया पोस्ट का, फिर दिया, फिर नहीं हुआ, फिर अगले साल वेट किया, फिर दिया। उस साइकिल से निकलने का स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही बात है ना। एंड आई थिंक इस पे क्या एजुकेशन सिस्टम एक पूरी फिल्म भी बन चुकी है, 3 Idiots। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और उसका तो आई थिंक बिल्कुल फुल मोटो बताया हुआ है, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान ये फेल पे फेल हो जा रहे हो, इन द एंड तुमने एक फोटोग्राफी चुनी, एक ने ऑथर बना, दैट लीड्स टू दी। तो सर अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप का करना हो तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट कर सकता है एंटरप्रेन्योर बनना हो? मुझे लगता है सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को समझना जरूर पड़ेगा आपको कि हमारा जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन आ रहा है, जो पीक आ रहा है, वो किस सेक्टर में आ रहा है। हाँ, जेफ बेजोस ने एक बड़ा अच्छा कोट बोला था कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे स्टार्ट अ बिजनेस दे स्टार्ट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें वो वेव आ चुकी होती है। कि हाँ, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी की वेव आई, हर दूसरा बंदा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा था। हालांकि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का टाइम शायद 2013-14 था जब वो स्टार्ट हो रहा था। आपको वेव जिसमें हर कोई काम कर रहा है उसको नहीं देखना कि आज सैलून खोला तो सब सैलून खोलो, आज कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलो। आपको ये फोर्सी करना है कि आने वाले 3-4 सालों में कौन सा सेक्टर राइज पे है, और ये इंफॉर्मेशन गेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिंपली इकोनॉमिस्ट और एंटरप्रेन्योर रिलेटेड जो भी मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो यू विल नो कि आने वाले टाइम में व्हाट विल वर्क, और उस सेक्टर के रिलेटेड फिर आपको अपना स्किल सेट जनरेट करना है। सबसे स्टार्ट में बोलूं तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू बी अ फेरोशियस रीडर। बहुत बेसिक बुक्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, दैट इज बहुत ही कॉमन बुक है रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये आपने जरूर नाम सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, रियरली किसी ने पढ़ा होगा। स्टार्ट वहां से करिए आप। अच्छा, द 5 AM क्लब, वो एक बुक है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये वो चीजें हैं जो आप घर बैठे बैठे फ्री में PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी अ वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन इफ यू वांट टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, नंबर 1। नंबर 2, learn and understand the market. Don't invest in the already existing wave. Position yourself according to the next wave. कि जब next wave आई तो आपको अपने आप ही उठा ले। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा इस next wave की। अगर आपको आइडिया लग जाता है कि रिंग रोड बन रही है फलाने एरिया, ये पास हो चुका है प्रोजेक्ट बजट में, ये चीज पर्कुलेट होते बहुत टाइम लगेगा। अगर आप उस टाइम पे उस जगह पर इन्वेस्ट कर लेते हैं तो जब तक रिंग रोड बनेगी तो अपने आप ही आपकी लैंड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। यू डोंट हैव टू वेट कि यार अभी बढ़ चुकी हैं, 1.5 लाख रुपए मिल रहा है मरला तो मैं लगा लेता हूँ, बाद में 5 लाख हो जाएगा। हो सकता है वो 20,000 मरले मिल रहा होता तब, लेकिन आपने वेट किया जब ऑलरेडी वेव आ चुकी थी। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग योर इकोनॉमी एंड लर्निंग अ लॉट, रीडिंग अ लॉट, एंड ऑब्वियसली अटेंडिंग अ लॉट ऑफ सेमिनार्स फ्रॉम पीपल लाइक जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि वेदांता ग्रुप के जो अनिल अग्रवाल हैं, या फिर टाटा जो रतन टाटा हैं, उनके इतने सारे वीडियो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। देन दी रिसेंट एंटरप्रेन्योर्स जो कि आशनील ग्रोवर हैं, उनकी बुक्स हैं।
देन देयर कम्स मामा अर्थ की फाउंडर गजल अलग। इनके जो, अगर आप सिर्फ वो ही देखेंगे ना, शार्क टैंक का उससे भी बहुत कुछ लर्न कर लेंगे आप। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ में इन चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन रखें, तो यहाँ से आपकी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट होगी। और आपको अगर जम्मू कश्मीर बेस में ही रहना, तो आपको जम्मू कश्मीर की इकॉनमी समझनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर की डिमांड्स एंड सप्लाई समझनी पड़ेगी, सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये पढ़ कर ही समझ में आएंगी, देख कर ही समझ में आएंगी। और आज के टाइम पे तो सर मास्टर क्लास करके है, हाँ, कोई भी बड़े बिजनेसमैन आपको अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता देगा। अनिल अग्रवाल की अवेलेबल है, देन देयर इज बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ की अवेलेबल है। इनको देखिए, इनसे लर्न करें। वही है ना, अगर आपको चलो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते, कोई पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, देयर इज वन थिंग, यूट्यूब। बिल्कुल, शुड स्टार्ट योर ओन चैनल, जो बात है करो, यूट्यूब पे सब कुछ बोलो। जब लाइक जम्मू कह रहा हूँ, इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर भुवन बाम, आई थिंक उन्हीं की वजह से यूट्यूब इंडिया में मोस्ट स्टार्ट हुआ था। वो कहाँ से छोटे से कमरे से उन्होंने स्टार्ट किया, और अब देखो कहाँ पे नंबर 1 पे इस टाइम पे। बिल्कुल, इन्हीं के साथ वो जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स आई, आशीष चंदलानी एंड ऑल दीस पीपल। और मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट है। देयर हैज टू बी स्टार्ट। आप सोचोगे कि यार 10 लोग देखेंगे, व्यू नहीं आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, या फिर मैं अगर दुकान खोल लूँ, कैफे खोल लूँ, या फिर कोई भी बिजनेस खोल लूँ, तो नहीं हो पाएगा। एक बार फेल तो होना पड़ेगा आपको। फेलियर तो आप एक्सेप्ट करेंगे, होगा ही। उस फेलियर से बहुत कुछ लर्न हो जाएगा। स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट है। आई रिमेंबर जब मुझे सबसे पहली बार वीडियो बनाना था यूट्यूब पे, उस वीडियो पे आज की डेट में 3 लाख व्यू हैं, और वो पहला वीडियो था मेरा। और मैं एज एन इंजीनियर ग्रेजुएट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग NIT श्रीनगर से। मेरे बहुत से दोस्त ऑलरेडी अमेजॉन में काम कर रहे थे, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी फार्म में, कोई MIT से MTech कर रहा था, कोई अमेरिका में था, कोई कहीं था। तो मैं UPSC प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे। तो जब मुझे पहला वीडियो बनाना था, तो मेरे दिल में ये डर था कि लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली बंदे ने इतना इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, मेरे दोस्त वीडियो बना रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, ये वहाँ बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है। बहुत मुझे अंदर से लगता था कि मैं कैसे बनाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। हाउएवर आई मेड द पीस इन माई माइंड कि यार अब मैं कुछ और कर तो नहीं रहा, एग्जाम तो निकल नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो लाइफ के साथ करना है, तो यही सही, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज अ बेस्ट डिसीजन इन माई लाइफ, इन माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। आज की डेट में उसी से मेरी पहचान है। जो कुछ भी है, जो भी यूथ, जो भी एस्पिरेंट जानता है, उसी की वजह से जानता है। आई थिंक यूट्यूब पे भी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 2,32,000 एज ऑफ टुडे। 2,32,000 जी, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, जो बहुत। जी, द यूथ ऑफ JNK हैज़ बीन वेरी लविंग, वेरी सपोर्टिंग। मैं इस चीज़ का पूरा क्रेडिट यूथ ऑफ JNK को देता हूँ। और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि टुडे वी हैव एक्सपैंडेड 4 ब्रांचेस। श्रीनगर में है, 2 जम्मू में है, जीवल में और गांधीनगर में, एक विजयपुर में है। और वी हैव बीन एबल टू क्रिएट 10 परमानेंट जॉब्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। और मोर देन 20 फैकल्टी मेंबर्स हैव वर्कड विद अस पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, जिसमें से प्रोमिनेंट जो है यशोधरा मैम है, यशोधरा मैम जो हमारे साथ स्टार्ट में है। उसके अलावा फाउंडर्स में से रणधीर सर हैं और किरण सर हैं। ये सब लोग जुड़े, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे इस वेंचर में। वही ना कहीं से आपने भी स्टार्ट ही किया। अच्छा, एंड में जाते जाते एक चीज़ मैंने पूछनी है कि सबको जो मेन चीज़, ये डर जब स्टार्ट करना होता है कुछ भी, ये है रिश्तेदार। रिश्तेदार क्या कहेंगे? मुझे जब आपने स्माइल है मैं समझ गया था जी कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। एंड में जाते जाते आप हमारे यूथ को इसे एक मैसेज दीजिए कि क्या रिश्तेदारों का ही सुनना है, तुमने ही आगे बढ़ना है। देखिए, रिश्तेदारी ना, इस पर मैं एक शेर बोलना चाहूँगा कि मेरा उसूल है कि पहले मैं सलाम करता हूँ, बाद सलाम में कलाम करता हूँ, दुश्मनों से संवरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। रिश्तेदार जो आपके क्रिटिक रिश्तेदार है ना, जो आपके हर एक्शन पे, आपके हर जेस्चर पे वो नुक्ताचीनी करते हैं। हाँ, नुक्ताचीनी। वो एक्चुअली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके अंदर ये फायर ना हो कि यार इन लोगों ने मुझे डिमीन किया, डिग्रेड किया, इनको दिखा के रहूंगा, वो एक दुश्मनी, वो एक रिवेंज, वो एक अंदर से वो फायर कि तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा मैं क्या हूँ, वो मुझे लगता है वही रिश्तेदार। मैं ये नहीं कह रहा कि सब रिश्तेदार गलत होते हैं, काफ़ी रिश्तेदार बहुत सपोर्टिंग भी होते हैं, बट हर किसी की लाइफ में ऐसे रिश्तेदार ज़रूर हैं जो आपका मजाक बनाएंगे। कई सारे जो है मेरे नेबर्स या कुछ रिश्तेदारों के लिए तो आज भी मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, वो बात अलग है कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ यूथ ऑफ JNK, वी हैव बीन एबल टू एम्प्लॉय 10 परमानेंट जॉब्स, क्रिएट 10 परमानेंट जॉब्स। और उन्हीं रिश्तेदारों के कई, उनमें से मुझे लगता है मैंने सपोर्ट भी किया है उनको फाइनेंशियली और इसमें और उसमें। तो खैर, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू फेस एंड बिलीव मी, अगर आपके लाइफ में ऐसे रिश्तेदार हैं तो आप शुक्रगुजार रहें और उनको ही दिखाने के लिए
लाइफ में कुछ करके दिखाएं और डेफिनेटली आप इस डिसीजन पे कभी अफसोस नहीं अफसोस नहीं करेंगे। एंड में लाइफ में आप थैंकफुल ही रहेंगे उन रिश्तेदारों के, अगर आपने नहीं बोला होता तो मैं शायद से इधर से ऊपर नहीं होता कहीं। डेफिनेटली। सो थैंक यू, आप आए अपने हमारे शो में, क्या बोलते बहुत नॉलेज अपनी बताई। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।